Assalamualaikum dear friends. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद वफा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में और हमने पहला लेक्चर जो है इसका वो ऑलरेडी अपलोड किया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी और आर्टिकल 13 और 12 हमने उसमें डिस्कस किया। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट को डिफाइन किया, स्टेट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं तो वो हमने डिस्कस किए। आर्टिकल 13 में हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की। तो ये था जो हमारा पहला लेक्चर था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये इन सब चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज हम बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे आज ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक ऑल माय फ्रेंड्स हु आर न्यू टू दिस चैनल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टू फॉलो अस रेगुलरली so that you can easily qualify your Panchayat Accounts Assistant exam. We have already completed the economics section and now very soon we will be completing this J&K GK as well. तो दोस्तों, इसकी जो J&K पोर्शन है, सेक्शन है इसके 30 मार्क्स हैं और इसकी ई बुक भी प्रिपेयर हो रही है। कुछ दिन लगेंगे इसकी ई बुक प्रिपेयर करने में। PDF जो है इसका वो इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने होगा और आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर जो स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी से फ्रॉम आर्टिकल 14। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ये पहला फंडामेंटल राइट है। चूंकि हमने पहले भी बोला था कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमने बोला कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। व्हाट हैपेंड टू अदर फंडामेंटल राइट दैट वी हैव डिस्कस्ड, that was right to property and it will be discussed in a great detail later. तो स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी से जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये पहला हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 की तरफ हम देखेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिसेबल इन नेचर है। दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर। इट मीन्स दैट इफ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड, if they are snatched from us, we can easily go to the court, we can knock the doors of the court for the enforcement of our fundamental rights. So friends, these fundamental rights are justiciable in nature and now we will discuss these fundamental rights one by one. Now the first fundamental right is right to equality and it starts from article 14. Now what does article 14 say? It says equality before law and equal protection of laws. Now what does equality before law mean? इसका मतलब क्या है equality before law का? The absence of any special privileges in favor of any person. तो equality का concept जब हम political science में पढ़ते हैं तो equality होता है absence of special privileges, कि किसी भी particular section जो है community का, society का या कोई person होगा तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, स्पेशल राइट्स उसके लिए नहीं होने चाहिए। तो जो भी राइट्स हो वो सबके लिए हो, जो भी प्रिविलेजेस हो वो सबके लिए हो, किसी के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। ये होता है यानी लॉ के जरिए से किसी भी शख्स को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, स्पेशल हक नहीं मिलना चाहिए। तो ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ कंसेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बोरो किया गया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, जो दुनिया के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे बोरो किया गया है। उनसे इनके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स जो है वो बोरो किए गए हैं, प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो किए गए हैं। तो इसी तरह से जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का असल में कंसेप्ट है, तो वहां से इसको बोरो किया गया। इसी तरह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी जो है
राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में, तो इसमें दो चीजें आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने समझा, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी जब इक्वल सर्कमस्टेंसेस होंगी, जब फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्सन्स हैं तो उन सब ने एक ही जैसा क्राइम किया है, तो फिर उनको ट्रीटमेंट भी सेम मिलना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, या उन्होंने अच्छा काम किया है तो अवार्ड भी एक जैसा मिलना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो क्राइम के लिहाज से हो या कोई अच्छा काम करने के लिहाज से हो, तो दोनों तरीकों में हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यह होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एंड दिस कंसेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यह है आर्टिकल 14, जिसमें हमने दो चीजें याद रखनी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और दो चीजें और याद रखनी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये कंसेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसको अगर हम एक कलेक्टिव नाम दें तो इसको कलेक्टिवली कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ जो है ये एक कलेक्टिव नाम है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है ये एक जिस्ट है, ये एक आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। और ये रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये दिया था A.V. डाइसी, DICEY, A.V. डाइसी ने दिया था ये कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ का, जो हाईलाइट होता है, जो डिपिक्ट होता है आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर article, that's article 15. Now what does article 15 say? Article 15 says prohibition of discrimination on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लॉज जो ये राइट्स जो है ये तो एनफोर्स स्टेट ही करता है ना, तो इसलिए ये प्रोहिबिशन जो है ये भी स्टेट की तरफ से ही होगी फिर। तो प्रोहिबिशन किस पर है? ये स्टेट पर है प्रोहिबिशन, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बुनियाद पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, रेस यानी नस्ल की बुनियाद पे कोई भी मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट के बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे, सेक्स के बुनियाद पे यानी जेंडर के बुनियाद पे, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी प्लेस ऑफ बर्थ तो आप खुद समझोगे कि क्या है। तो इन चीजों के की बुनियाद पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन जो है ये स्टेट, ये आर्टिकल 15 जो है ये हम एक तरीके से कहेंगे कि ये स्टेट को रोकता है कोई चीज करने से, ठीक है। ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टेट का मतलब हमने आर्टिकल 12 में ही पढ़ा है कि स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उन सभी चीजों को ये 15 आर्टिकल जो है प्रोहिबिट करता है कि वो सभी एलिमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है स्टेट के, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे इन ग्राउंड्स पे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए कभी कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। वुमेन के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं, चिल्ड्रन के लिए, या सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हमारी सोसाइटी में है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए कुछ पर्टिकुलरली कभी कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दीज आर एक्सेप्शंस, ठीक है, एंड एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें जो है ये हम देखेंगे कहीं कहीं, तो इन चीजों को यहां पे इसके साथ इंटरमिंगल नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे आर्टिकल 16, ठीक है। एक बात मैं यहां बताता चलूं कि जब हम ये फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये ट्रिक्स के जरिए से हम याद कराएंगे कि कैसे ट्रिक्स के जरिए से आप पूरे फंडामेंटल राइट्स को याद कर जाएंगे, पूरे आर्टिकल्स याद रखेंगे आप, तो इजीली आप फिर फिंगर टिप्स पे आप इजीली ये कर पाएंगे। ये आपको खुद याद रहेगा कि किस आर्टिकल में कौन सा राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट लिखा गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद
ये इजीली याद कर पाओगे। पहले तो आप लोगों को मुश्किल लगेगा कि हमें कैसे याद होगा कि किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट लिखा गया है, तो हम आपको ट्रिक्स के जरिए से ये याद करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जहां तक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का सवाल आता है तो यहां पर भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अभी हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। अभी हम पहला फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये उसी के पार्ट्स हैं। आर्टिकल 14, 15, अब 16 हम पढ़ रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो यहां पे हर किसी के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी हर किसी को एक जैसा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जब हम देखते हैं, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली तो कोई किसी के लिए कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, ठीक है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम में जा रहे हैं, तो वहां पे हर किसी को एक ही चांस दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, किसी को दो चांसेस नहीं दिए जाएंगे। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी हर किसी के लिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है, तो हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, अब कहीं पे आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि कहीं पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होती है, एससीज एसटीज के लिए रिजर्वेशन होती है, या उनके लिए रिजर्वेशन होती है जो स्टेट सर्विसेज में जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस होती हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन क्यों एग्जिस्ट होती है, इनका भी कोई रीजन है। ये ऐसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए ये क्लॉजेस, इनका भी कोई मकसद है। देखिए, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वो तो हमको पता है कि वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए उनको कुछ रिजर्वेशंस दी जाती है, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा जॉब हासिल कर सकें, या उनको रिप्रेजेंटेशन मिले कहीं पे, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज में, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, हर किसी जगह उनके लिए रिजर्वेशन होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सके और उनकी भी डेवलपमेंट हो जाए, एंड दे शुड कम एट पार विद अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये एक रीजन होता है उनकी रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये आपको पता है कि अनटचेबिलिटी का सिस्टम जो था बिफोर द इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये एक बहुत ही मशहूर सिस्टम था कि लोग टच नहीं करते थे, जो लोअर कास्ट्स के लोग होते थे, स्पेशली हिंदुइज्म में ये प्रिवेलेंट था ये सिस्टम, अनटचेबिलिटी का सिस्टम। तो लोग क्या करते थे, जो lower sections of the society, especially the Shudras, they were not touched, they were not even allowed to use public places like tap water, like wells, like public parks, like hospitals and schools. उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, और अगर वो कर जाते इन चीज़ों का इस्तेमाल, तो फिर अक्सर लोग जो थे वो वहाँ पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो बोलते थे ये लोग अनटचेबल हैं, इनकी वजह से ये जगह जो है ये गंदी हो गई, ये मैली हो गई। तो इस सिस्टम के खिलाफ आर्टिकल एक इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 17, और ये आर्टिकल 17 जो है इट एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। और इसी आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया गया 1955 में, ठीक है। एंड इन द ईयर 1976 दिस एक्ट वाज रीनेम्ड एज, इसका दूसरा नाम रखा गया इस एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये इसका नाम तब्दील किया गया 1976 में, ठीक है। तो यह आर्टिकल 17 जो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी के मिनेस को, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी की, इसको एबॉलिश किया आर्टिकल 17 ने। और इससे भी बहुत जो बड़ा सेक्शन था इंडिया में, इंडिया की सोसाइटी का जो बहुत बड़ा सेक्शन था, उन लोगों का जो डाउन ट्रॉडन थे, जो अंडर डेवलप्ड थे, जो लीस्ट डेवलप्ड थे, जो लोअर कास्ट्स के साथ बिलोंग करते थे, तो उनके लिए एक दिस वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर देम, बिकॉज इट एबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल टुगेदर।
इसके बाद फ्रेंड्स है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में डिस्कस किया गया है abolition of titles except military and academic titles। देखिए, जो इंडिया की अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले हालत देखें तो यहाँ पर बहुत से बादशाहों को या कुछ लोगों को जो हायर रैंक्स पे होते थे उनको कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन उन टाइटल्स का सिस्टम जो है वो आर्टिकल 18 ने एबॉलिश किया। क्यों एबॉलिश किया? क्योंकि उन टाइटल्स की वजह से वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। उनको एक मतलब बाकी लोगों को लगता था कि ये हमसे सुपीरियर हैं, एंड दिस वाज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो इसलिए आर्टिकल 18 जब इनकॉर्पोरेट किया गया तो इसने एबॉलिश किया टाइटल्स को। लेकिन दो तरह के टाइटल्स एबॉलिश नहीं होंगे, मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स। दीज टू टाइटल्स विल नॉट बी एबॉलिश्ड एंड ऑल अदर टाइटल्स जो होंगे वो एबॉलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स है, दीज आर एक्सेप्शंस, ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के ये दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब देखेंगे डिटेल में। द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। तो स्टेट को मना किया गया है, आर्टिकल 18 में स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है कि स्टेट कोई भी किसी भी शख्स को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, ठीक है, एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक। एकेडमिक टाइटल दे सकता है, मिलिट्री टाइटल दे सकता है, ठीक है। बाकी जो भी टाइटल्स हैं वो स्टेट कन्फर नहीं कर सकता किसी भी शख्स पर, ठीक है। एंड द आर्टिकल आल्सो प्रोहिबिट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। इतना ही नहीं, ये स्टेट को ही मना नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको भी मना किया जा रहा है कि आप भी जो है फॉरेन किसी स्टेट से कोई भी आप टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दिस आर्टिकल अबॉलिशेस द टाइटल्स दैट वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, वो इंडिया के कुछ लोगों को कुछ टाइटल्स देते थे, लाइक राय बहादुर, ठीक है, खान बहादुर, or some other titles which were given to Indian people, Indian rulers or other people who were sitting on higher ranks. Then these titles were abolished so as to maintain the concept of equality in the society. ये इसका मकसद था। तो इसी तरह से अवार्ड्स लाइक पद्माश्री, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, भारत रत्न एंड मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये इस कैटेगरी में आर्टिकल 18 के जुमरे में नहीं आते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 18 के अंडर नहीं आते हैं, यानी ये वाले टाइटल्स जो हैं ये अबॉलिश नहीं हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर स्पेशल टाइटल्स विच आर गिवन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड्स, सो दीज टाइटल्स आर नॉट एबॉलिश्ड। ऑल अदर टाइटल्स except military and academic titles, these have been abolished by Article 18, that is part of the right to equality. So friends, this is the whole right to equality which we have discussed till now. That is Article 14 to Article 18, and this was the first fundamental right which has been incorporated in the Indian Constitution. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यही पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में ये 5 राइट्स आते हैं जो हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्कस किए, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम। देखिए फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट mentioned incorporated in the Indian Constitution, that is right to freedom. तो राइट टू फ्रीडम में हम ये आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे 19, 20, 21 एंड 22, 4 आर्टिकल्स, ठीक है। ये 4 आर्टिकल्स जो है ये हम राइट टू फ्रीडम में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 जिसमें 6 फ्रीडम्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। 6 फ्रीडम्स का जिक्र किया गया है। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस one's opinions, ठीक है, by means of mouth, writing, printing, picture or any other means, ठीक है। तो
आर्टिकल 19 में जो इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम है यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19(1) क्लास ए में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हर कोई इंडिया का जो सिटीजन है उसको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, यानी खाली ये इंडिया मतलब नेशनल इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ या कुछ भी मतलब जो इसको अच्छा लगे वो ये एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी एक्सप्रेशंस दे सकता है, चाहे वो मतलब बाय मींस ऑफ माउथ बोले, यानी कुछ भी बोल सकता है, ये राइटिंग में लिख के बोल सकता है, प्रिंटिंग, ठीक है, और पिक्चर्स के जरिए से एक्सप्रेस कर सकता है कुछ, और एनी अदर मैनर। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और जो आइडियल्स हैं मतलब लाइक नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एक्स्ट्रा, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, स्कीम्स हैं, उनके बारे में ये क्रिटिसाइज कर सकता है, तो उसके रिलेटेड इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये अपनी कोई भी व्यूज ये एक्सप्रेस कर सकता है। इसी तरह से है दूसरा क्लास बी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो कहीं पे भी इंडिया का कोई भी सिटीजन असेंबल हो सकता है पीसफुली विदाउट आर्म्स। देखिए कभी कभी कुछ यूनियंस होते हैं, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी बात को मनवाने के लिए पीसफुली असेंबल होते हैं कहीं पे। ठीक है, बट इट शुड बी विदाउट आर्म्स, हथियार के बगैर होना चाहिए। ठीक है, हथियार के बगैर कहीं पे भी आप जमा हो सकते हो, कहीं पे भी असेंबली कर सकते हो, कहीं पे भी कोई गैदरिंग जमा कर सकते हो, वहां पे आपका मतलब कोई अपना मकसद होगा, कोई आपका इंटरेस्ट होगा, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप वहां पे जमा हो सकते हो, बट इट शुड बी पीसफुल एंड इट शुड बी विदाउट आर्म्स। ठीक है, ये है दूसरी फ्रीडम। इसमें 6 फ्रीडम्स का जिक्र किया गया है। तीसरी फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। ठीक है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे टीचर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है, या कोई और एसोसिएशन है, बहुत सारी एसोसिएशन है जो काम करती है, तो ये भी एक फ्रीडम है इंडिया के सिटीजन को कि वो फॉर्म एसोसिएशन कर सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, तो कहीं भी आप जा सकते हो इंडिया की टेरिटरी में, आपको किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, तो आप फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी स्टेट में जा सकते हो, कोई भी रुकावट आपको नहीं होगी। लेकिन ये वाली फ्रीडम भी जो है ये कभी कभी कर्व की जाती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो हमने ऊपर पढ़ा था पहले लेक्चर में, वो हमने पढ़ा था कि कब कौन सी फ्रीडम जो है वो कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं वो उस टाइम सस्पेंड, उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाती है, तो वो हमने पहले ही पढ़ा है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। इसी तरह से 5th फ्रीडम जो है, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रिजाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं, ये भी आपकी एक फ्रीडम है। एंड द लास्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कैरी ऑन कर सकते हो, तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज याद रखनी है कि कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, दिस शुड नॉट बी इलीगल। ये गैर कानूनी धंधा नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी फ्रीडम्स आपको दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, वी विल कंक्लूड हियर। आगे हम आर्टिकल 20 से आगे कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ही ये वाला लेक्चर जो पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स का, ये हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी फिर से गुजारिश है कि जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। और कमेंट्स में लिखें कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और जो ई बुक है कश्मीर की, J&K की, इस पोर्शन की, वो हम इंशाल्लाह वेरी सून आप लोगों के सामने लाएंगे। अल्लाह हाफिज़।